गुस्ताखी पर इस्लामी ममालिक ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। मुतनाज़ तबसरों के खिलाफ इंडोनेशिया से लेकर मालदीव तक मुस्लिम ममालिक ने एक ही आवाज में की मजम्मत। जम्मू कश्मीर मौसमियाती तब्दीली का नुमाया असर। खुश्क नहरों खुश्क जमीन की वजह से आवाम परेशान। हजारों कनाल की जमीन पर दान की पनीरी खत्म की जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का बैक टू विलेज प्रोग्राम जमीनी सतह पे असर न दिखा सका। अफसरान के आवाम को दिए गए वादे सिर्फ वादे ही रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर अब मुस्लिम दुनिया बैक वक्त जो है आवाज़ें आ रही है और इस मामले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। इस्लाम के खिलाफ तबसरे पर मुस्लिम ममालिक ने एक साथ तनकीद की है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरों की मजम्मत करते हुए इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, मालदीव, मुत्तहिद अरब अमारात, उर्दून, बहरीन, ओमान और अफगानिस्तान ने तमाम मजहबी अकायद के एहतराम की अहमियत को उजागर करने के बाद मलेशिया, तुर्की, लीबिया और इराक भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरों की मजम्मत में दूसरों के साथ शामिल हुए हैं। मलेशिया और इराक ने जहां हिंदुस्तानी सफीरों को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है, वहीं तुर्की ने भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलत तबसरों के खिलाफ गलत तबसरों की मजम्मत करते हुए कहा, यह न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तौहीन है। मलेशिया ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया वो इस्लाम फोबिया को ख़त्म करने और अमन व इस्तेकाम के मुफाद में किसी भी इश्ताल अंगेज कार्रवाई को बंद करने के लिए मिलकर काम करे। मिस्र में मुकीम अरब पार्लियामेंट ने भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ इस तरह के तबसरों के खिलाफ हिंदुस्तान की हुक्मरानी जमात बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से जारी करदा गैर जिम्मेदाराना तबसरों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में अरब पार्लियामेंट ने कहा कि इस तरह के तबसरों और इस तरह की बयानबाजी और बैनुल मजहब मकालमे के उसूलों से ये जो है मुत्साद होते हैं और नफरत को जन्म देते हैं। इराक पार्लिमानी कमेटी ने भी बयान में कहा कि यह बदसलूकी की बदनीयती पर मुबनी है और जिल्लत आमेज कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। अगर इस पर काबू न पाया गया तो दुनिया भर में तनाज़ात और कशीदगी में इजाफा हो सकता है। इस तरह के बयानात अब मुस्लिम दुनिया से सामने आ रहे हैं, जहां पे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान के खिलाफ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उसको लेकर मुस्लिम दुनिया में अब जो मजम्मतों का सिलसिला जारी है। इधर हिंदुस्तान के कई रियासतों में एहतजाज भी इस मामले को लेकर हुए हैं। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली हुई और बारिशों का जो सिलसिला होना चाहिए था वो बारिशें बैक वक्त पर नहीं हो रही है। और आज के मौसम की अगर हम बात करें तो बारिशें होना ज़रूरी है। यहाँ की अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें या हॉर्टिकल्चर लैंड की बात करें तो लाजमी है कि यहाँ पे बारिशें हो, मगर बारिशें न होने की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली है वो नुमाया असर आज देखने को मिल रहा है। यहाँ की नदी नाले जो है वो खुश्क हो गए हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खुश्क हो रही है। पानी न होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोग इस वजह से परेशान हैं और उन्होंने जो वो पनीरी है वो वापस भी अब अपनी ज़मीन से निकाल रहे हैं। तो हज़ारों कनाल पर जो दान की पनीरी है वो अब ख़त्म की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। ये सूरत हाल बनी है मौसम की तब्दीली की वजह से। अगर हम शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर और फिर सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो सब इलाकों में इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अब इसमें डिपार्टमेंट का क्या रोल है? डिपार्टमेंट इस मामले को
को लेकर कितना संजीदा है, और सरकार ने कुछ इलाकों लेकर पहले ही नोट से इजरा की थी। चाहे सोपोर की हम बात करें या गांधरबल की बात करें, वहां पे खुशक साली हो सकती है तो वहां पे धान की फसल न लगाई जाए, मगर बाकी इलाकों के लिए ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। तो यहां पे खुशक साली का होना, ये वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। उस दूसरा कि डिपार्टमेंट का कितना रोल बनता है इसको लेकर, और डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हिलाल हांजोरी मेरे सीनियर साथी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, खैर मकदम है आपका खबरनामे में। जानना चाहेंगे कि जो मौसमी तब्दीली है और सूरत हाल अबतर बनी हुई है, खासकर अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, धान की फसल की बात करें या हॉर्टिकल्चर की बात करें, मैं जानना चाहूंगा कि ये खुशक साली जो हो रही है इसकी असल वजह क्या आप मानते हैं? क्यों इस साल इतनी ज्यादा खुशक साली हुई है? देखिए रूफ, महकमा मौसमियात से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी माहिरीन हैं, उनका मानना है कि जो खुश्क साली है या मौसमियाती तब्दीली जो है ये ग्लोबल वार्मिंग है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और इसलिए एनवायरनमेंट को लेकर या एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन के लेकर या एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर जो कुछ काम करना चाहिए था उस पर काम नहीं हो रहा है। नतीजा ये है कि हर साल या हर साल हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रोनमा होती हैं जिसका असर एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज है और इसको काबू करने के लिए आलमी स्तर पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रही है और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री से खारिज होने वाला जो धुआं है वो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, और उसके साथ साथ जो गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है उससे पोल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है। तो जितने भी पोल्यूशन बढ़ाने की जितने भी अमलियात है या जितने भी चीज़ें इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उसमें काफ़ी तोसी हो रही है, उसमें काफ़ी बढ़ावा हो रहा है, जबकि एफॉरेस्टेशन के लिए काम बहुत कम हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत कुछ हुई है। तो उस तरह से ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है असरअंदाज हो रही है यहाँ के मौसमियात पर। नतीजा ये है कि जो पानी के रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसे ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी से पिघल जाते हैं और उससे पानी की कमी जो वक्त पर यानी गर्मियों के मौसम में फिर आ पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो जितने भी नदी नाले जम्मू कश्मीर के अंदर है वहाँ पर सरकार की जानब से अब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं वहाँ एक्सट्रैक्शन करने के लिए, चाहे सैंड एक्सट्रैक्शन हो या रोड़ी निकालनी हो या पत्थर निकालने हो, उस हवाले से बाज़ाब्ते तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। और उन्होंने भी जो जवाज़ उन्हें कहा गया था, जो उन्हें वहाँ पर स्टड प्रोटोकॉल किया गया था कि अगर किसी को 5 फुट खोदना है तो वो 7 फुट 8 फुट 10 फुट तक चला गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा ये है कि इन नदी नालों से जो छोटी छोटी नहरें निकलती थी इरिगेशन के लिए, उसकी जो लेवल है वो नीचे हो जाती है और जो इरिगेशन कैनाल है उसका लेवल बढ़ जाता है। नतीजा ये है कि वो पानी सप्लाई नहीं कर पाते इस इरिगेशन लैंड को, जिसके नतीजे में ये ड्रॉट जो है ये हम उन 2 इलाकों को छोड़कर जहां एडवाइजरी जारी की गई थी, गांधरबल के कुछ इलाके और बारामूला पट्टन के कुछ इलाके, उनको छोड़कर हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर के अंदर भी अवंतीपुरा हो या बडगाम के कुछ इलाके वहां पर भी हम देख रहे हैं। तो इस वाले हवाले से जो मैनेजमेंट था उस मैनेजमेंट में भी काफी फुकदार नजर आ रहा है और उस पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हिलाल, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की है, जो हमारा असासा है यहाँ पे, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें या हॉर्टिकल्चर की बात करें, इन सूरत हाल में जहाँ पे आपने कहा कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इन चीज़ों को कोई देख नहीं रहा है, इन चीज़ों को काबू करने के लिए सरकार को जो कोशिशें करनी है वो नहीं हो रही है, तो हमारा जो असासा है हम कहाँ पे इसको देख रहे हैं? क्या कुछ आने वाले सालों में हो सकता है हमारे इस असासे को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले ही लोग जो है वो एग्रीकल्चर से अब कन्वर्ट हो रहे थे हॉर्टिकल्चर की तरफ, मगर हॉर्टिकल्चर में भी अब यही दुश्वारियां सामने आ रही है। देखिए, पानी तो हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, बागात हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, जो कुछ भी है, पानी के बगैर ज़िंदगी जो है वो नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं आलमी स्तर के मैगजीन्स पढ़ते हैं और वहाँ रिसालों में ये चीज़ें दर्ज हैं कि महकमा मौसमियात या एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए या माहौलियात को बचाने के लिए अगरचे आलमी स्तर पर भी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, इजलास होते हैं, लेकिन वो आमदम निशस्तम गुप्तम बरखास्तम पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ से जो एक नरेटिव निकलना चाहिए था और वहाँ से जो एक आउटकम निकलना चाहिए था और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है
اس پر کوئی بھی ملک جو ہے سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہے. یعنی بہت ہلکا انوائرمنٹ کو لیا گیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے حصے کی جو نقصان ہے وہ ہر کسی کنٹری کو اٹھانا پڑ رہا ہے, اور ہم ہندوستان اور جموں کشمیر میں بھی اس طرح کے اثرات جو ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن اسٹیٹ گورنمنٹس بھی اپنے ماحولیات کے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی, لیکن اگرچہ کام ہو رہا ہے لیکن اس نوعیت کا نہیں ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج اگر یہ ڈراٹ ہے, آج اگر یہ خشک سالی کچھ ہی علاقوں کے اندر محدود ہے, لیکن آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ یہ اور بھی بڑھ سکتی ہے, اس کا دائرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے, اور کوئی بھی پروڈکشن جو ہوگا ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر ریلیٹڈ اس میں کافی منفی اثر پڑ سکتا ہے. ہمارے پاس محکمہ ہے, کیا آبیانہ وصول کرنا ہی ان کا کام ہے؟ کیا وہ زمینداروں کو وہ جو تربیت ان کو دینی چاہیے تھی, ان حالات میں کس طرح آپ اپنے جو فصلیں ہیں ان کو بچا سکتے ہیں, ایک جو ان کو ایک جو ٹیکنیکلی ان کو مضبوط کرنا ہوگا, وہ رول کہیں ہم دکھ نہیں رہے ہیں محکمے کی طرف سے. دیکھیے, مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے. ایڈمنسٹریشن اور پلاننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہم کریں گے, بلکہ بات یہ ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے اور آج کیا کچھ کرنا ہے. اور آج جو منصوبہ آئندہ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے کرنا ہے, اس میں کافی جو ہے کمی پائی جا رہی ہے, اور اس میں لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے یا اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم وقت پہ جب اقدامات نہیں اٹھاتے ہیں, ہم وقت پہ جب پلاننگ نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی کافی برے آ جاتے ہیں. اور جو آج کا ڈراٹ ہے, آج کی جو خشکسالی ہے, یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے. چلیے ہلال, بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے, تفصیلات دینے کے لیے. موسمی صورتحال کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے ہمارے ایگریکلچر لینڈ کو لے کر یا ہارٹیکلچر لینڈ کو لے کر, کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے اب کہیں نہ کہیں جو دانگ کی فصلیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہے, اس کو لے کر تفصیلات دے رہے تھے ہمارے ساتھی ہلال ہانجوری. ناظرین, ذرا بات کریں گے ترقیاتی منظرنامے کے حوالے سے. سال 2019 5 اگست کے بعد جب یہاں پہ یونین ٹیریٹری بنائی گئی تو تب کہا گیا کہ جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, تعمیر ترقی نہیں ہوئی ہے. جو یہاں کی سرکاریں بنی تھیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے صرف لوگوں کے ساتھ وعدے کیے. پھر یہاں کے جو گورنر انتظامیہ ہے, لیفٹننٹ گورنر انتظامیہ, انہوں نے کہا کہ اب جو سرکار یہاں پہ کام کر رہی ہے وہ لوگوں کو ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سرکار لوگوں کے پاس جائے گی اور ان کے معاملات سنے گی اور ان معاملات کو حل کیا جائے گا. یعنی مختلف طریقوں کے پروگرامز بنائے گئے, جیسے بیک ٹو ولیج پروگرامز بنائے گئے ہیں, بلاک دیوس پروگرامز جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بلاک سطح پہ, اور اس کے بعد اب پبلک آؤٹ ریچ پروگرامز ہیں. مرکزی وزراء بھی جموں کشمیر آئے اور مختلف علاقوں میں گئے جہاں پہ لوگوں کی گریونسز سنی گئی ہے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے, کیونکہ انہی گریونسز کو حل کرنے کے لیے, لوگوں کے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا ہے. مگر زمینی سطح پہ کیا اثر رہا ان پروگراموں کا, کس طرح جو ہے لوگوں کے مسائل حل کیے گئے ہیں, کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تو بات رکھی ہے سرکار کے سامنے. جو افسران ان پروگرام میں آتے تھے جہاں پہ فوٹو شوٹ کیے جاتے ہیں, جہاں پہ بڑے بڑے جلسے کیے جاتے تھے, ان کے ذریعہ انہوں نے تو اپنی بات رکھی سرکار کے سامنے, مگر واپس میں سرکار نے کیا وہ مسائل حل کیے, یہ ایک بڑا سوال ہے. مختلف علاقوں سے اس طرح کی صورتحال ہے. ضلع بڈگام کے خان صاحب علاقے سے بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. اس علاقے میں 3 بار بیک ٹو ولیج پروگرامز کیے گئے ہیں اور لوگوں کو کہا گیا کہ بڑے بڑے جو آپ کے معاملات ہیں علاقے کے وہ ان پروگراموں میں رکھیے, اس کے بعد ہی جو ہے ان کو حل کیا جائے گا, مگر آج تک نہیں ہو سکا. پہلے ہم لوگوں کی بات آپ تک پہنچائیں گے, پھر اپنے ساتھی سید تجمل سے بھی لے کر اس معاملے پہ بات کریں گے. ونیک تین کر 3 بیک ٹو ولیج بنے یہ 3 ٹائم گئی. 3 ٹائمن مجھ سے تمن الگ 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 پریت جائیں پریت کم ہم, مگر گئی نا اخ زر دبک سہ گئی نا کن. یہ تلاؤ یہ در یہ کل یہ زمین ابی زمین یہ 30 کھور 35 کھور کن اند بی 10 to 40 کھور تم بیچ وی اور بیوٹ اڑ مکئی وومت یل کہ آب زر چھ یہ یہ گئی سڑک یہ وچو تھی امیک حالات کم اور یور نا بانہ گاڑی وول تہ پکن تو گئی بالکل پریشان حال نا کم ساتھ دن سڑکہ 2 تمن دپو دیتو تھی یت آبادی یہ آبادی گھا ہوکن بسے نوم ابی کنال بچہن بیٚیہِ دیتو ساروی کھۄتہٕ یتھ آب
आब आए ओतर अख जमात इरीगेशन वाल तम होर जबरदस्त 2-4 दह दित जबरदस्त पे आब रख वात योत दोक यह हसा कोर दर ठीक मे दोक त्रो पाइप दोक यम त्रो पत ना वो बुथ कुन न आब यह दर सोन ये वो अगर तरी कोच मसा वन कह थो तथ मज हस्पताल बड़ प्रॉब्लम ये हस्पताल खान साहब हस्पताल ब्याक डबी पोरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये पे 5 किलोमीटर डबी पोरा तम ये जन यारखोक सेंटर कड़ो तेल 7 किलोमीटर डबी पोरा 9 किलोमीटर खान साहब अगर अस रोतल बेमार गच ग बोड़ ग डिलीवरी केस नामुमकिन सह तोत वातन जिंद जू वो निमो गाड़ी तुम वो सान सड़कन हज हालत क्या सड़क सान तबाह कि पैदल हेकान अत पकित की हस्पताल मुंग तिमन बे मुंग तिमन वाटर सप्लाई स्कीम अस दसो गम 1960 मज तकरीबन दोद पथर स्कीम तथ रिजर्वेयर बनियामुत यह सा पजमाल तमिक आब सरसी इलाकस चलान सू तमे रिजर्वेयर तम सात पाइप आम जमीन मज त्रावन यह वोत वक्त कि तम आय रिमूव कर तम खस्त गम सह खईदार आब अगर कुछ सात पाइप मगर आब सह गंद आसान कि तथ मज सिर्फ गुह तो बाकी चीज तम सम बेमारी वसान सह गो न कहीं तम पत मंजे तिमन बाकी स्कूल हाई स्कूल तथ रोल वनकस 200 पेठी पे। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी। बैक टू विलेज प्रोग्राम का इनकाद किया गया इलाके में, यारिका का इलाका 3 बार किया गया है, मगर लोगों ने कहा कि जो डिमांडें रखी गई थी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई, और यह भी बताया गया था लोगों को कि छोटी मोटी डिमांडें ना रखें बल्कि बड़ी डिमांडें जो इलाके की वो आज के प्रोग्राम में रखें, मगर कोई भी जो डिमांड है पूरी नहीं हुई। इवन किसी अफसर ने दोबारा इलाके का दौरा भी नहीं किया। सही तजमुल मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में इस तरह का प्रोग्राम का इनकाद किया गया, चाहे हम बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करें, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स जो आज भी चल रहे हैं, या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स, जैसे बाहर के वुज़रा भी यहां पे आए, जो भी लोगों से मिले, उनके मसाइल सुने, मगर जमीनी सतह पे जो सरकार दावे कर रही है वो दावे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो लोगों की ग्रीवेंस से डिमांड्स हैं वो वही की वही रह गई है, कोई छोटी या बड़ी डिमांड भी पूरी नहीं हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी। जम्मू कश्मीर में चूंकि पॉपुलर गवर्नमेंट न होने के बाद गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया कि वापस गांवों की ओर, यानी अब बैक टू विलेज प्रोग्रामों के तहत आपने कस्बों से निकलकर अब गांवों का रुख करना है। मतलब और मकसद बड़ा हाइप दिया गया, प्रोग्राम को बताया गया कि अफसरशाही जो है अब वो अवामी दहलीज तक पहुंचेंगे, और अवाम जो अवामी नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच वगैरह, उनके जो मुतालबात होंगे, उनके जो प्रोजेक्ट होंगे, या जम्मू कश्मीर में ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों की अमलावरी के लिए अवामी दहलीज तक का रुख किया जा सके। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, क्योंकि हालिया दिनों में सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जो लिस्ट शाया हुआ था पुलिस का, उसको लेकर जिन नौजवानों ने उसमें शमूलियत की थी वो सरापा एहतिजाज है, और लिस्ट के हवाले से वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको लेकर बयान दिया है, और एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक कमेटी बनाई गई है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि पूरी तरह जांच होगी और असल हकाइक जो है वो सामने लाए जाएंगे। मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में चलिए, पूरे मामले को लेकर जांच होगी, जो भी इसमें खदशात है वो दूर किए जाएंगे और एक सही तरीके से इसकी जांच की जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है। सही तजमुल मेरे साथ जुड़े हैं, मामला है बैक टू विलेज प्रोग्राम्स का, और लोगों के मसाइल के हवाले से जो बातें कही गई थी उनको दूर करने की, उनका क्या कुछ हुआ। सही तजमुल, आवाज आ रही है आपको?
तो जानना चाहूँगा कि सरकार तो गई है, यानी अफसरान तो गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उन्होंने वहाँ पे दरबार का भी इनेकाद किया, वहाँ फोटो शूट भी किए गए हैं, मगर लोग अभी भी कह रहे हैं कि एक छोटी या बड़ी डिमांड जो उन्होंने सरकार के सामने रखी थी वो पूरी नहीं हुई। तो ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद क्या था? इन प्रोग्राम्स का मकसद जो था वो लोगों के मसाइल को हल करना था। लोग कह रहे हैं कि कोई उनके जो मामला थे, मसाइल हैं, वो हल नहीं हुए। देखिए, एक नीयत अच्छी थी इस प्रोग्राम को अवामी दहलीज तक लाने की। जिला तरक्याती कमिश्नर से लेकर बीडीओ लेवल तक के अफसरान जो थे वो अवामी दहलीज तक गाँव चले जाते, उसके बाद वहाँ पर एक दरबार सजता, उसके बाद मसाइल नोट किए जाते। जो कि आपको याद होगा कि अफसरान के पास जो इख्तियारात होते हैं, जब आप फाइनेंस की बात करते हैं, जब प्रोजेक्टों की अमल आवरी या इनको इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त कहीं ना कहीं फाइनेंस के इश्यूज आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जब इस तरह के दरबार कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, वज़ीर ममलिकत या एमएलए साहिबान करते हैं, तो उसके पास एक्सक्लूसिव सीडीएफ होता है, जिसके बाद इस पैसे को खर्च करके अमली जामा प्रोजेक्टों को पहनाया जा सकता है। जिला बांडीपोरा, बडगाम, कुपवाड़ा, बारामूला और बाकी इलाकों में बैक टू विलेज, वापस गांवों की ओर जाने के जो प्रोग्राम तश्कील दिए गए थे, जमीनी सतह पर जो उस वक्त वादे किए गए थे, मैं आपको बता दूं कि दूर दराज इलाकों में आपको सड़कें तैयार करनी है, घर घर पानी पहुंचाना है, बिजली के खंबे या पोल तार वगैरह तब्दील करने हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। लेकिन आप मुझे बताएं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के बाद जिन प्रोजेक्टों की अमल आवरी को आवाम देखना चाहती थी, वो ग्राउंड जीरो पे नजर अभी तक नहीं आती। ना ही ग्राउंड से अभी तक सरकार ने कोई व्हाइट पेपर जारी किया। बैक टू विलेज 1, 2, 3 के बाद उन्होंने कितने प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, कितने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, अभी तक सरकार इस पे खामोशी खड़ी है। लेकिन मकामी अवामी नुमाइंदे, 5 सरपंच, बेशतरों ने बाइकआउट किया। बेशतरों ने कहा कि कई बार जा जाकर उनके मसाइल जो है सुने गए, उसके बाद उस पर अमल नहीं किया गया। यही वजह है कि बड़े हाइप के साथ जिन प्रोग्रामों की शुरुआत की गई थी, बैक टू विलेज प्रोग्रामों की, उसके नताज अभी तक हासिल नहीं किए जा सके। सही तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही थी। सरकार ने बड़े प्रोग्राम्स तो हाथ में लिए थे, बैक टू विलेज या ब्लॉक दिवस या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स, और मरकजी वुज़रा भी जम्मू कश्मीर वारिद हुए और मुख्तलिफ इलाकों में, और ये सिलसिला गालिबन आज भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जाके वो लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और मसाइल को हल करने की यकीन दहानी ज़रूर हो रही है, मगर ज़मीनी सतह पर जो तब्दीली होनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, वो तब्दीली देखी नहीं जा रही है। जहां लोगों ने तारपोल को तब्दील करने की बात की गई है, वो तारपोल जो है वो तब्दील ना हो सका। पानी के मसाइल जहां लोगों को है वो मसाइल हल ना हो सके। हेल्थ सेक्टर के हवाले से जो मसाइल थे या तालीम के सेक्टर के हवाले से जो मसाइल थे, जितने भी लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम्स के जरिए अवाम तक, सरकार तक जो बात पहुंचाई थी, वो पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे महकमे जल शक्ति के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के पानी के मसाइल है और आए रोज़ हम एहतजाज भी देखते हैं, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं पीने के पानी को लेकर, और सरकार जो है स्कीमें हाथ में ले रहे हैं कि लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा, और सालों साल गुजर जाते हैं इन स्कीमों को मुकम्मल करने में, मगर जिस मकसद के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं वो मकसद लोगों को हासिल नहीं हो रहा है। ख्वाजाबाग बारामूला का इलाका है, यहाँ पे भी लोगों को मसाइल थे पीने के पानी के हवाले से, और कई साल पहले यानी साल 2016 में फिर सरकार ने वहां पे नई स्कीम लाई है। एक फिल्ट्रेशन प्लांट को भी तामीर करने के लिए हुकूमत वागुजार किए, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये वहां पे जेर तामीर है, और लोगों ने इल्जाम लगाया कि साल 2016 से लेकर अभी तक ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है मुकम्मल नहीं हुआ। अगरचे सरकार ने उस वक्त कहा था कि इसके लिए हुकूमत हमने वागुजार की है, मगर बना क्यों नहीं, ये सवाल जो है ये लोग कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट जो जट्टी का है वो हमारा काम चल रहा है, उसमें काम हो गया है, उसमें क्लैरिफ्लॉकुलेटर वो भी बना है, पीएसटी भी बनी है। अब उसमें थोड़ा सा हमारा एक फिर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एक ऑर्डर आया था कि उसको जो बैलेंस स्कीम का जो बैलेंस पोर्शन है जो अभी अनएग्जीक्यूटेड है, उसमें आप कंपोजिट टेंडर निकालिए। तो फिर हमने उसमें कंपोजिट टेंडर निकाला है, उसमें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो हमारी जो पाइपलाइन है तो उसमें कंट्रैक्टर को ही पाइप। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।